स्वामी आसपास माहौल बिगड़ते देख धीमे से सोरे के कानों के पास कहता है, सर मुझे तो लगता है आपको इसकी बात मान लेनी चाहिए। देखे तो आपसे मनवाने के लिए पूरी तैयारी लिए आई है। ये सुन सोरे स्वामी को घूरता है और एक झटके में उसे खुद से दूर झटकता है। निहारिका के पास उससे एक ऊपर से नीचे तक नज़र देखते हुए फीकी हंसते हुए कहता है, तैयारी तो अच्छी थी लेकिन मैं फिर भी तुम्हारी बात नहीं मानने वाला मिस नीरा हीरा। सोरे उसका नाम याद करते हुए कहता है, वाट एवर, जो भी हो, ऐसी बचकानी हरकतों से मैं नहीं डरता तुम्हारी, इसीलिए बेहतर होगा अपना रास्ता देखो और यहाँ से चलते बनो। और हाँ, जाते जाते स्वामी से अपनी आज की सैलरी भी ले जाना। शोरे मित्तल इतना बेदिल नहीं है। सोरे इतना बोल निहारिका को एक बड़ी सी स्माइल देता है, तो वही निहारिका उसकी बात सुनकर बिना कुछ कहे अपने 2 कदम पीछे लेती हैं और अपने बॉडीगार्ड को इशारा करती हैं, जिसे समझ बॉडीगार्ड पलक झपकते हुए शौर्य को 4 कंधों पे उठा लेते हैं। ये देख तो शौर्य जैसे दंग ही रह जाता है। उसे तो ऐसा फील हो रहा था कि वो जीते जी अपने जनाजे के दर्शन कर रहा है। शौर्य उछलते हुए खुद को ऐसे सिचुएशन में पाकर निहारिका की तरफ देख हैरत और गुस्से वाले भाव लिए कहता है, ओ हेलो नीरा हीरा, ये तुम कर क्या रही हो? नीचे उतारो मुझे, अगर मुझे जरा सी भी खरोच आई तो देखना मैं तुम्हें शू कर दूंगा। तुम ऐसे किडनैप कर अपनी मनमानी नहीं कर सकते। मैं पुलिस को कॉल कर दूंगा, मैं तुम्हारी कंप्लेन करूंगा। मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। स्वामी, तुम वहाँ खड़े खड़े मेरी मदद करो, पुलिस को कॉल करो स्वामी। स्वामी जो ये सब एक शॉकिंग स्टेज पर चला गया था, वो उसकी चीख सुन भागता हुआ आगे बढ़ता है, लेकिन बॉडीगार्ड के हट्टे कट्टे शरीर को काठी को देख वो खुद के बाजू को देख सोचता है कि क्या वो अकेला इनका मुकाबला कर पाएगा। बेचारे में इतनी भी हिम्मत नहीं होती कि वो कुछ कह पाए। वहीं सोरे उसकी हालत तो ऐसी थी कि वो खुद के बचाव की मैं कुछ कर ही नहीं पा रहा था। उन बॉडीगार्डों ने शौर्य को कार में डाला और वहां से ले गए। निहारिका भी उनके पीछे थी। वहीं दूसरी तरफ ऑफिस के बाहर 2 कार आए रुकती हैं। पहली कार से सबसे पहले एक बॉडीगार्ड निकलता है और पीछे का गेट खोलता है। उसमें से अपने नन्हे नन्हे कदमों से रुद्रांश अपना स्कूल यूनिफॉर्म पहने बाहर निकलता है और सामने गेट को देख खुद सोचने लगता है। आज उसने डिसाइड किया था कि वो आज अपनी मम्मा से मिलकर फेस टू फेस अपनी कंप्लेन करेगा, क्योंकि 2 दिन से वो उनसे मिल ही नहीं पाया। वैसे अन्य जल्दी रुद्रांश को ऑफिस आने नहीं देती, क्योंकि उसने अभी तक रुद्रांश को ऑफिशियली कहीं रिलीव नहीं किया था और न ही चाहती थी कि कहीं भी उसके बेटे की झलक किसी को मिले या कभी कोई उसकी वजह से उस पर खतरा आए। इसीलिए जितना हो सके अन्य उससे अपने काम और ऐसी दुनिया से दूर रखती थी। इसीलिए रुद्रांश को कहीं ना कहीं डर था कि उसकी मम्मा उससे इस बात पे गुस्सा करेगी। तभी रुद्रांश के पीछे सारा भी निकलती हैं और रुद्रांश को यूं सोचता देख सहमे हुए स्वर में कहती हैं, अरे लिटिल मास्टर, मैं क्या बोलती हूँ, हमें ना सीधा घर जाना चाहिए। बड़ी मैडम से तो घर पे भी हम बात मिल सकते हैं, या हम जाकर अच्छे से फ्रेश होकर रेडी वेडी हो अच्छे से पेट पूजा कर फिर हिम्मत लिए आते हैं। चलो चलते हैं। इतना बोल सारा वापस से कार की तरफ चलती कि रुद्रांश उसका दुपट्टा खींचकर आगे बढ़ते हुए कहता है, सारा उधर नहीं इधर चलो, कितना डरती हो। इतना बोल रुद्रांश अंदर जाने लगता है। इतना बोल रुद्रांश अंदर जाने लगता है तो सारा ये देख अपना बेचारों सा मुंह बना लेती हैं और अपने दुपट्टे को अपनी उंगलियों में लपेटते हुए सहमी हुई निगाहों से सामने देख धीमे कदम बढ़ा देती हैं और धीरे से बुदबुदाते हुए कहती हैं, डरती तो सारा किसी मॉन्स्टर से भी नहीं, लेकिन बड़ी मैडम के पास सही सलामत पहुंचने से पहले जिस जल्लाद से सामना होने वाला है उसका मैं क्या करूं। वाहिगुरु जी, सारा का आज ज़रा ज़्यादा साथ देना। वही रुद्रांश भागता हुआ अंदर जाता है और इधर उधर जैसे ही बढ़ता है कि तभी पीछे से जियान
उसे अपनी गोद में लेता है, जिसे देख पहले तो रुद्रांश थोड़ा डर जाता है, लेकिन जियान को अपनी टिमटिमाती आंखों से देख मुस्कुराते हुए कहता है, जियान तुमने तो मुझे डरा दिया। रुद्रांश जियान को उसके नाम से पुकारता था, क्योंकि जियान को रुद्रांश के अक्स में उसके बॉस की झलक दिखाई देता है। जियान रुद्रांश को वहाँ देख थोड़ा शॉक हो जाता है। वो अपनी आईब्रो वापस में सिकोड़ सवालिया निगाहों से उसे देख कहता है, लिटिल बॉस, आप यहाँ क्या कर रहे हैं? आपको पता है आपकी मम्मा ने आपको ऑफिस आने से मना किया है। रुद्रांश जियान की बात सुन बड़ी मासूमियत से कहता है, मम्मा मुझसे खुद मिलने नहीं आती तो मैं क्या करूँगा? मुझे ही आना पड़ेगा ना। क्या तुम मुझे मम्मा के पास ले चलोगे प्लीज़? रुद्रांश की बात सुन जियान कुछ नहीं कह पाया। वो उसकी मासूमियत के आगे हर बार निशब्द ही हो जाता था। जियान उसके गालों को हल्का थपथपाते हुए कहता है, अच्छा ठीक है, मैं आपको ले चलता हूँ। फिर एक नज़र आसपास देख कहता है, लेकिन आप अकेले यहाँ कैसे? रॉक्सी और सारा कहाँ हैं? रुद्रांश जियान का सवाल सुन एक नज़र आसपास देख पीछे की तरफ इशारा करता है। वो उधर जियान उंगलियों की तरफ इशारा देखता है तो वहीं सारा अब भी अपने धीमे कदमों से आगे बढ़ रही थी, तो वापस पीछे खिसक रही थी। और रॉक्सी जो रुद्रांश का बॉडीगार्ड है, वो उसे आगे बढ़ने के लिए कह रहा था। ये देख जियान भी अपनी आंखें चढ़ गई। वहीं रॉक्सी सारा का बिहेव देख कहता है, सारा जी आगे ज़रा जल्दी चलिए, हमें लिटिल बॉस के पास जाना होगा। अगर जियान सर को पता चल गया कि हम उन्हें अकेले छोड़ दिए तो आपके साथ आज हमारी भी खैर नहीं। ये सुन सारा लंबी लंबी सांसें लेते हुए कहती हैं, अरे रॉक्सी भाई, दर्शन से पहले मौत का नाम नहीं लेते। न जाने ये लिटिल शैतान को सारा से क्या दुश्मनी है जो जल्लाद के मुंह में ले आया है। सारा अपनी बाहों को सहलाते हुए कहती हैं, देख रहे हो, नाम लेते ही मेरे रोंगटे खड़े होने लगे। दर्शन के बाद तो मैं परलोक ना सिधार जाऊं। वहीं दूसरी तरफ हॉस्पिटल में राजवेंद्र बेदी को माइनर अटैक आया था, जिसकी वजह से वक्त ले इलाज होने से वो अब सही सलामत थे, लेकिन अन्य के दिए और शौक से वो अब तक उबर नहीं पाए थे। वो हॉस्पिटल के बेड पर लेटे लेटे बस उसी बारे में सोच रहे थे। वहीं उनकी पत्नी मालविका बेदी उनके पास बैठी उनके लिए फ्रूट कट कर उन्हें खिलाने के लिए बढ़ती हैं कि राजवेंद्र बेदी जी अचानक ही गुस्से में भरे उसे फ्रूट के प्लेट को दूर फेंकते हुए कहते हैं, जहर दो मुझे मालविका, जहर। आज से पहले मैंने इतना अपमान कभी नहीं सहा। कल की आई एक औरत में से मैं हार कैसे सकता हूँ? कैसे? मालविका जी उन्हें यूँ परेशान और गुस्से में देख कहती हैं, आप शांत हो जाइए। ऐसा छोटी छोटी चीज़ें तो बिजनेस में लॉस होता है, पर भगवान का शुक्र है कि आप सही सलामत हैं। कहीं आप उस कार में? इतना बोल मालविका जी रुक जाती हैं, क्योंकि राजवेंद्र जी उन्हें काफ़ी गुस्से से घूर रहे थे। वो गुस्से में तिल मिलाए कहते हैं, छोटी मोटी, तुम्हें क्या पता इस छोटी सी हार का मतलब क्या है? न जाने उस चौहान खानदान से कैसे पुण्य कमाए हैं कि सब खोने पर भी वो आज बुलंदियों पर हैं। बेटे ने बिजनेस छोड़ा तो पोते ने संभाला, और पोते के जाने के बाद पत्नी ने। लेकिन एक मेरा खानदान है, न मुझे बेटे का सुख मिला न बेटी का सहारा। इतना प्यार से दुलार से बड़ा किया अपनी बेटी को, लेकिन देखो कोई फ़ायदा कहाँ है। वो मेरे सहारे के लिए कहाँ है, अपने बाप के अपमान का बदला लेने के लिए। मालविका जी उनकी बात सुन उनके कंधे पर हाथ रख कहते हैं, ऐसा नहीं है जी, हमारी बेटी आपसे बहुत प्यार करती है। राजवेंद्र जी अपना हाथ आगे कर उनका हाथ झटकते हुए कहते हैं, मालविका झूठी तसल्ली में जीने की राजवेंद्र बेदी की आदत नहीं है। अगर है परवाह तो उसे मेरे साथ खड़ा होना होगा, वापस आना होगा, और हाँ, कह देना उसे भी साथ लाए। इतना बोल वो खिड़की के पास उठकर आते हैं और शीशे पर हाथ रख आंखों में नफरत लिए रहस्यमय अंदाज में कहते हैं, अब मुझे सिर्फ चौहान परिवार की बर्बादी चाहिए, जिसके लिए अब मैं अपना वो दाव खेलूँगा जिसे मैंने सालों से संभाल कर रखा है। उस चौहान परिवार का गुरूर एक पल में मेरे कदमों में नहीं लाया तो मेरा नाम भी राजवेंद्र बेदी नहीं। वहीं ऑफिस में अन्या अपने केबिन में बैठी एक फाइल को रीड करने में बिजी होती है। तभी रुद्रांश चुपके से केबिन में एंटर करता है और अपनी माँ को बिजी देख के सोचता हुआ अपनी आंखों में शरारत लिए आगे बढ़ता है।
और बिल्कुल धीमे कदमों से चल के अन्य की चेयर के पास जाकर जैसे ही कुछ करता, उससे पहले उसके कानों में अन्य की आवाज़ पड़ती है, रुद्रांश। रुद्रांश अपना नाम सुन चौंकते हुए चुपचाप खड़ा हो जाता है। तो अन्य अपनी फाइल बंद कर अपने चेयर को थोड़ा साइड घुमाते हुए कहते हैं, आप यहाँ क्या कर रहे हो? रुद्रांश इस वक्त बड़े मासूम बने अन्य को देख कहता है, आपको कैसे पता चला मैं हूँ? क्या जियान आपको बताए? पर मैंने उन्हें आपको बताने से मना किया था। फिर उसने अपनी प्रॉमिस कैंसिल किए थे। तो रॉन्ग है, वेरी रॉन्ग है। अन्य अपने बेटे की बात सुन चेयर से खड़ी होती हैं और आगे बढ़ उसे अपनी गोद में उठाते हुए उसके बालों को ठीक करते हुए कहती हैं, मम्मा को किसी ने नहीं बताया। ये सुन रुद्रांश बड़े क्यूट प्राउड बनते हुए मासूम निगाहें लिए कहता है, तो आपको कैसे पता मैं आया हूँ? अन्य उसकी बात सुन उसे गोद में लिए अपने चेयर पर बैठते हुए कुछ सोचते हुए कहती है, क्योंकि आप मम्मा के बेबी हो और मम्मा और बेबी के तो दिल सेम सेम है ना, इसीलिए। रुद्रांश ये सुन अपना मुंह सिकोड़ कहता है, ओफो मम्मा, टू चीजी लाइन। अन्या उसकी ऐसी बात सुन अपने आईब्रो उचकाते हुए देख कहते हैं, अच्छा बच्चों, मम्मा की लव चीजी तो ठीक है, आप ये बताओ आप यहाँ क्या कर रहे हो? आपको पता है ना मम्मा ने आपको ऑफिस आने से मना किया है। तो फिर अन्य का ये सवाल सुन रुद्रांश को याद आया कि वो तो अपनी मम्मा से नाराज़ था और वो अपनी नाराज़गी जाहिर करने के लिए आया था, इसीलिए वो झट से अपने हाथों को बांध अपना मुंह नाराज़गी में फेर लेता है। अन्य ये देख हल्का मुस्कुरा लेती हैं, पर वो जाहिर न करते हुए अनजान बने कहती हैं, ये क्या रुद्रांश, आप मम्मा का जवाब देने की जगह मुंह फेर लिए क्यों? रुद्रांश अन्य की बात सुन एक नज़र उसे देख अपना सिर पर एक छोटी चपत लगाते हुए कहता है, ओफो मम्मा, आपको इतना ही समझ नहीं आया? मैं आपसे नाराज़ हूँ, गुस्सा हूँ। अन्य ये आश्चर्य से अपनी आंखें बड़ी कर कहता है, और वो क्यों भला? मम्मा ने तो आपके लिए आपकी पसंद की टॉय भेज दी थी। तो फिर? रुद्रांश से सुन अपनी माँ की तरफ देखता है, फिर अपने दोनों नन्हे नन्हे हाथों को बड़े मासूमी से कहता है, रुद्रांश को टॉय नहीं चाहिए, रुद्रांश को उसकी मम्मा चाहिए। आप मुझसे मिले भी नहीं 4-5-6 डेज से। रुद्रांश ने आपको देखा भी नहीं। रुद्रांश अपनी बात कहते हुए काफ़ी उदास हो गया। उसकी आंखों की नमी थी जिसे वे मासूम बना बाहर नहीं आने दे रहा था, जिसकी वजह से अन्या भी जानती थी। ये देख तो अन्या का जैसे कलेजा कचोट गया। उसकी ममता तड़प उठी। वो झट से रुद्रांश को अपने सीने से लगाए कहती हैं, सॉरी बच्चा, मम्मा बहुत बुरी है, रुद्रांश को टाइम नहीं दे पाती है ना, सो सॉरी बेबी। रुद्रांश जल्दी से अन्या से हल्का दूर हुए अपने नन्हे हाथ उसके गालों पर रख बड़े प्यार से कहता है, नो नो नो, रुद्रांश की मम्मा तो वर्ल्ड की बेस्ट मम्मा है, आप उन्हें बुरा नहीं कह सकती। बड़े दादू ने कहा है कि रुद्रांश की मम्मा सबसे अलग है मम्मा है, क्योंकि वो मम्मा की तरह भी है प्यारी और ब्यूटीफुल, और डैडी की तरह भी है स्ट्रॉन्ग एंड पावरफुल। तो आप हुई ना बेस्ट, वर्ल्ड की बेस्ट मम्मा। अन्य उसकी बात सुन आंखों में आंसू लिए भी मुस्कुरा देती हैं। उसे समझ नहीं आता कि कभी कभी उसका ये 3 साल का बेटा इतना समझदार कैसे हो जाता है। अन्य रुद्रांश के चेहरे को बड़े प्यार से छूते हुए उसके माथे को किस कर कहती हैं, और आप वर्ल्ड के बेस्ट बेबी हो मम्मा के। रुद्रांश ये सुन खिलखिलाकर हंस देता है। अन्य उसके गालों को छू बड़े प्यार से पूछती हैं, आपने कुछ खाया? रुद्रांश ये सुन डरते डरते ना में सिर हिला देता है, क्योंकि उसे लगा था इस बात तो पक्का उसे डांट पड़ेगी। लेकिन अन्य आज बड़े अच्छे मूड में थी, इसीलिए वो झट से अमन को कॉल कर रुद्रांश के लिए कुछ खाने का लाने का बोलती है। तभी अमन भी उसे एक मीटिंग के बारे में बताता है, जिसे सुन अन्या उसे थोड़ा डील करने का बोल फ़ोन काट देती है। फिर अपने गोद में बैठे रुद्रांश को देख कहती हैं, रुद्रांश आप जल्दी से कुछ खा लो, फिर आप घर चले जाना, और आप दोबारा बिना मम्मा या जियान को बिना इन्फॉर्म किए ऑफिस मत आना, ओके? अन्या की वार्निंग सुन रुद्रांश झट से अपने क्यूटनेस की बौछार करते हुए अपनी माँ के गले में अपनी बाहें डाल बड़े प्यार से कहता है, रुद्रांश सुबह अपनी मम्मा से मिलने आया था, क्योंकि वो अपनी मम्मा को मिस कर रहा था। बड़ी चाचू ने बताया था जब आप डैडी को मिस करती थी तो आप भी उनसे मिलने ऑफिस आती थी, तो मैं भी आ गया। इतना बोल रुद्रांश झट से अन्या के गले लग जाता है। तो वही अन्या रुद्रांश की बातों में रुद्र का जिक्र सुन मुस्कुरा देती हैं। वो उसके माथे पर हाथ फेर कहती हैं, तो ये बताओ आपको अपने डैडी से जैसा बनना है या मम्मा जैसा?
रुद्रांश ये सुन झट से कहता है, डैडी जैसा। ये सुन अन्या अपने आईब्रो वापस में जोड़ कुछ नाराज़गी लिए कहती हैं, क्यों भला, मम्मा जैसा क्यों नहीं? रुद्रांश अपनी माँ की नाराज़गी देख मुस्कुराकर कहता है, क्योंकि डैडी आपसे बहुत प्यार करते थे और रुद्रांश को भी अपनी मम्मा से उतना ही प्यार करना है, इसीलिए। ये सुन अन्या आश्चर्य से अपने बेटे को देखती हैं। फिर अचानक ही उसके चेहरे पर बड़ी सी मुस्कान खिल जाती है, जो अब जेंटली कब कभी नहीं दिखती थी। अन्या अपने बेटे को चेहरे को मन में कहती हैं, काश आज आप हमारे साथ होते रुद्र, तो शायद आज आप अपने ही बेटे की मीठी मीठी बातें सुन प्राउड भी फील करते और जलते भी। आई मिस यू रुद्र। वहीं मीलों दूर एक खामोश से शहर की खिड़की पर खड़े होकर एक आदमी इस शहर को देख रहा था। दिल में कुछ ऐसे एहसास थे जो एहसासों के एहसास से भी परे थे। कुछ खोया था दिल में, ऐसा महसूस रूह हर पर करता, पर धड़कन उस बात से अब तक अनजान सा था। ये शहर था बहुत सुकून भरा, लेकिन उस आदमी के दिल में वो सुकून अब तक अभी पहचान नहीं छोड़ा पाया। दिल हर वक्त कहता था कि अधूरा हूँ मैं, जिससे इस शहर की शांति भी सुकून न पहुँचा पाई। कहाँ मिलेगा ये सुकून का रास्ता, अब ढूंढना होगा तुम्हें। वो आदमी बस एक टक खिड़की से टक अपने दिल और मन के उलझन को समझने की कोशिश कर रहा था कि तभी उसके कानों में दरवाजे खुलने की आहट आई। वो पलट कर देखता है तो एक लड़की अपने हाथों में 2 पैकेट के साथ कुछ फाइल्स लिए अंदर आते हुए कहते हैं, डॉक्टर से ऑल रिपोर्ट्स आर फाइल नाउ, वी कैन होम डू। वो इतना ही कहते हैं कि वो आदमी उसकी बात बीच में काट कहता है, डोंट कॉल नॉट थॉट नेम। ये सुन वो लड़की अपने लंबे लंबे पलके उठाकर उस आदमी को देखती है, फिर मुस्कुराती उसके पास आए कहती हैं, ओके बाबा, नहीं बोलती। मिस्टर सिद्धार्थ रहेजा, अब ठीक हैं? वो आदमी ये सुनकर बस हल्का सा अपना सिर हिलाता है और अपने बेड की तरफ बढ़ जाता है और अपने शू चेंज करने लगता है। वो लड़की जिसका नाम नित्या था, वो सिद्धार्थ के पास आती हुई कहती है, क्या ऐसे बीमार वाले एक्सप्रेशन लिए रहोगे तो डॉक्टर तुम्हें हॉस्पिटल से कभी जाने नहीं देंगे। कभी तो स्माइल कर लिया करो। सिद्धार्थ नित्या की बात सुन बिना एक्सप्रेशन के कहता है, वो मुझे नहीं आता, ये तुम्हें अच्छे से पता है। अब चले, मुझे आर्ट गैलरी के लिए लेट हो रहा है। नित्या ये सुन बस अपना सिर हाँ में हिला देती हैं और दोनों हॉस्पिटल से बाहर आ जाते हैं। नित्या कार ले आती है, फिर दोनों उसमें बैठ वहाँ से निकल जाते हैं। नित्या कार ड्राइव कर रही थी तो वहीं सिद्धार्थ खामोशी से बैठा बस शहर को देख रहा था। नित्या उसे यूं बाहर देखते देख मुस्कुराकर कहती हैं, बहुत खूबसूरत है ना ये शहर, तुम्हें हमेशा से ऐसे ही शांति और सुकून भरी जगह पसंद थी, ये मुझे पता है। सिद्धार्थ उस शहर को देख एक ठंडी आह लिए कहता है, शांति, पर शायद ये मेरा सुकून नहीं। ये सुन नित्या कुछ कहती कि उसका फ़ोन बजने लगा। वो ड्राइवर कर रही थी तो उसने सिद्धार्थ से कहता है, सिद्ध देखो ना किसका फ़ोन है, मेरे पर्स में है। सिद्धार्थ हाँ में सिर हिलाते हुए नित्या का पर्स से फ़ोन निकाल चेक करता है तो उसमें मॉम का नाम फ्लैश हो रहा था। ये देख सिद्धार्थ छोटी स्माइल लिए कहता है, योर मॉम। ये सुन नित्या कुछ परेशान सी कहती है, वापस रख दो, मैं बाद में बात कर लूँगी, तुम वापस रख दो। ये सुन सिद्ध कुछ कह पाता कि नित्या उससे अपना फ़ोन लेने की कोशिश करते हैं ड्राइव करते हुए, पर फ़ोन सिद्ध के पाँव की तरफ गिर जाता है और फ़ोन ऑन होते हुए स्कीपर पर आ जाता है, जिससे उठाने के लिए जैसे ही सिद्धार्थ जैसे झुका था कि उसके कानों में नित्या की मोम की चंद शब्द पड़ते हैं, जिसे सुन वो हैरान रह जाता है। वहीं शौर्य की शूटिंग लोकेशन। शौर्य ने अपने वैनिटी में गुस्से में बैठा था, वो शूटिंग पे बाहर आने से इनकार कर दिया था। तभी निहारिका उसके पास जाती हैं। निहारिका को देख शौर्य की भौहें तन जाती हैं, लेकिन वो उसे इग्नोर करते हुए अपने बाल मिरर में देख ठीक करने लगता है। वहीं निहारिका उसे यूं देख अपने अंदाज में कड़कपन लिए कहती है, सर शूटिंग का वक्त हो गया है आपका, अब बाहर सब वेट कर रहे हैं। निहारिका की बात सुन शौर्य बड़े आराम से अपने बालों को संवारते हुए कहता है, कह दो मैं अभी रेडी नहीं हूँ। ये सुन निहारिका अपनी आंखें छोटी कर उसे ऊपर से नीचे तक अजीब नज़रों से टकटकाते हुए देख मन में कहती हैं, 16 से 16,000 श्रृंगार तो 3 घंटे में 100 बार कर चुका है ये, अब क्या बचा है रेडी होने को। निहारिका के अक्स को शौर्य मिरर में
चोर निगाहों से देख मन ही मन मज़े लेते हुए कहता है, बहुत ओवर स्मार्ट बनने को कोशिश कर रही थी। अब मैं बताता हूँ मिस नीरा हीरा कि शौर्य मित्तल चीज़ क्या है। अभी तो बस शुरुआत है। निहारिका शौर्य को यूं देख के गहरी सांस लिए अपने अंदाज में सीरियसली अपने हाथ में बंधी घड़ी की तरफ देख कहती हैं, ठीक है सर, आप रेडी हो जाइए, आपके पास 10 मिनट है। उसके बाद निहारिका आगे कुछ कहती कि शौर्य अचानक ही पलट उसके करीब आए, अपना हाथ उसके पीछे की दीवार से लगाए, एक डेविल स्माइल लिए कहता है, उसके बाद क्या मिस नीरा हीरा मुझे वापस अपने गुंडों से उठवाकर शूटिंग सेट पर ले जाओगी? बट मिस, तुम शायद भूल रही हो, ये मेरा घर नहीं पब्लिक पैलेस है, तो तुम ऐसे गलती नहीं कर सकती। इतना बोलते हुए शौर्य अपना दूसरा हाथ की उंगलियों से हल्का उसके कंधे पे हल्का टेप कर कहते हैं, आखिर तुम मेरी मैनेजर हो, मेरे रेपुटेशन की जिम्मेदारी तुम्हारी इस नाजुक से कंधे पर है, सो बे प्रिपेयर। इतना बोल जैसे ही शौर्य निहारिका के चेहरे की तरफ देख पीछे हटने को होता है कि अचानक ही निहारिका एक झटके में उसे अपनी जगह दीवार के साइड खड़े करते हुए खुद उसके आगे टिक जाती है और बिल्कुल उसकी आंखों में आंखें डाल कहती हैं, सर, आई विश प्रिपेयर्ड एट द सेम टाइम व्हेन आई एक्सेप्ट दिस जॉब। इतना बोल वो शौर्य को एक टेढ़ी मुस्कान देती है, फिर कुछ दूर हट अपने हाथ बांध पास रख के सोफे पर बैठ आराम से कहती हैं, सर, आप चाहे तो तैयार होने में अपना पूरा टाइम ले सकते हैं, मुझे कोई जल्दी नहीं है, चाहे इस वैनिटी वैन में हमें पूरी रात गुजारनी पड़े या पूरी ज़िंदगी, आई स्टिल वेट। इतना बोल निहारिका बस मिरर की तरफ इशारा करती है। ये देख शौर्य मन ही मन कुरुट जाता है। वो गुस्से में निहारिका को देख कहता है, ओ मिस नीरा हीरा। निहारिका शौर्य की बात सुन उसे तुरंत काट कहती है, नीरा हीरा नहीं सर, इट्स निहारिका, निहारिका अग्रवाल। शौर्य उसके जैसे टोकने पे और भी ज़्यादा तेज़ में आए कहता है, वाट एवर, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता। एंड लिसन, मैं चाहूँ ना तो 1 मिनट में तुम्हें नौकरी से निकाल सकता हूँ, इसीलिए मुझ पे हुक्म, शौर्य मित्तल पे हुक्म चलाने की जुर्रत मत करना। निहारिका उसके गुस्से को देख काफ़ी नरमी और आराम से, जिसे शौर्य के मज़े ले रही हो वैसे कहती हैं, मैं हुक्म नहीं चला रही हूँ सर, बस आपके कहने पे आपका वेट कर रही हूँ, बट सर आप मुझे जॉब से नहीं निकाल सकते हैं। ये सुन शौर्य अपनी आंखें जड़ाए घमंड से कहता है, यू वांट टू सी, मैं कर सकता हूँ या नहीं, देन वेट। इतना बोल शौर्य अपना फ़ोन निकालता है और अपने असिस्टेंट को फ़ोन कर कहता है, स्वामी, ये जो मिस वोटेवर जो नई मेरी मैनेजर बनने फिर रही है, उसका कॉन्टैक्ट कैंसिल कर इसे जॉब से अभी के अभी फायर कर दो। स्वामी ये सुन थोड़े सहमे हुए लहजे में कहता है, सॉरी बट आई कैंट, हम मिस निहारिका को जॉब से नहीं निकाल सकते, ये हमारे अंडर नहीं है। ये सुन शौर्य चौंकते हुए कहता है, व्हाट, ये क्या बकवास कर रहे हो तुम मेरी नज़र से बात करवाओ, मैनेजर से बात करवाओ। मैनेजर शौर्य की एजेंसी का बॉस था, ये एजेंसी का ओनर तो शौर्य था, लेकिन उसके अंदर के सारे काम नह संभालता था। शौर्य की बात सुन स्वामी हाथ से भरी आवाज़ में कहता है, सॉरी सर, बट वो भी हमारे इस मैटर में कोई मदद नहीं कर सकते, ये उनके हाथ में नहीं है, क्योंकि मिस निहारिका को आपकी मैनेजर अपॉइंट बड़ी मैडम ने किया है, मिसेस चौहान ने। ये सुन तो जैसे शौर्य की आंखें चौड़ी हो जाती हैं। वो हैरान निगाहों से सोफे की तरफ देखता है जहां निहारिका उस खुद को जॉब से निकालने की मशक्क़त करते देख रही थी। ये देख शौर्य को साइड होते हुए परेशान होते हुए कहता है, क्या भाभी, लेकिन क्यों, भाभी ने ऐसा क्यों किया? स्वामी ये सुन कुछ सोचते हुए कहता है, सॉरी सर, बट इस डिसीजन के पीछे की वजह तो मिसेस चौहान ही जानती हैं, लेकिन वो आपकी कंपनी की मैनेजर शेयर होल्डर हैं, जिसकी वजह से उसके डिसीजन पे हम में से कोई सवाल नहीं उठा सकता। उन्होंने मिस निहारिका को आपका मैनेजर अपॉइंट किया है और साथ ही आपके साथ आपके, ये बोलते हुए स्वामी कुछ चुप सा हो गया था। वो शौर्य के माथे पर उसकी चुप्पी से बाल पड़ने लगे। वो तुरंत कहता है, साथ ही साथ क्या स्वामी, पूरी बात बताओ जल्दी। स्वामी अपने बातों में हिम्मत लिए हिचक लिए कहता है, सर, साथ ही साथ उन्होंने आपके सारे डेसिड कार्ड मिस निहारिका के केयर टैग में रखा है, जिसका मतलब है
कि आप मिस निहारिका के बिना परमिशन के एक पैसा इधर से उधर खर्च नहीं कर सकते। वो आपके पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ की मैनेजर अब हैं। अब आपकी लाइफ की परमानेंट बुकिंग है मिस निहारिका के पास। ये सुन तो सूर्य के पाँव से सीधा ज़मीन ही खिसक गई। उसे समझ नहीं आ रहा था अचानक उसकी लाइफ में ये निहारिका नाम का बुलचल उसकी भाभी ने क्यों लाकर खड़ा कर दिया है। बेचारा अब तो निहारिका के हाथ की कठपुतली बन चुका था। वो उसके परमिशन से उठेगा, बैठेगा, खाएगा, सोएगा, सूट करेगा और तो आज सांस भी लेगा। हो गॉड, ये सब सोचकर उसका सिर फटने लगा। वो कुछ सोचता हुआ जल्दी से अन्या का नंबर मिलाता है, पर अन्या का उधर से कोई रिस्पॉन्स नहीं आता। ये देख सूर्य अपने मन में रोनी सूरत बनाए ऊपर देख कहता है, देख रहा है भाई, भाभी ने मेरी अच्छी खासी लाइफ में ये कौन सी ट्रेजेडी कर डाली। इससे अच्छा तो तू ही था भाई, कम से कम तेरा गुस्सा मेरी सुकून चैन एक लड़की के हाथों को तो नहीं छीना था। अब मैं क्या करूं। ये सब सूर्य काफ़ी परेशान हो जाता है, लेकिन तभी उसकी नज़र निहारिका पे जाती है, जो उसे यूं देख बिल्कुल शांति से अपनी घड़ी की तरफ आराम से इशारा करती है, जिसे देख सूर्य छिड़ जाता है। फिर वो निहारिका को घूरता हुआ अपना पैर पटक सीधा बाहर चला जाता है। अब बेचारे सूर्य के पास कोई और ऑप्शन बचा जो नहीं था। सूर्य को जाता देख निहारिका अपने घड़ी में टाइम देखते हुए कहती है, 8 मिनट नोट बहुत मिस्टर सुपरस्टार। इतना बोल निहारिका मन ही मन मुस्कुरा देती हैं और वो भी वैनिटी से निकल शूटिंग की तरफ बढ़ जाती हैं। वहीं दूसरी तरफ सारा और रॉक्सी बिल्डिंग के बाहर एक कॉर्नर में चुपचाप खड़े थे। सारा का तो ऐसे खड़े खड़े पाँव ही दुखने लगा। वो अपने पाँव को झटकते हुए कहती हैं, रॉक्सी भाई, कब तक यूँ स्टैचू ऑफ सारा बन मुझे खड़ा रहना पड़ेगा। अब तो पाँव के नस भी अपनी जगह से डोलने लगे हैं। न जाने वो जल्लाद हमें फांसी देने कब आएगा। सारा की बात सुन रॉक्सी एक नज़र उसकी तरफ देखता है, क्योंकि उसकी हालत ख़राब तो लग रही थी। एक्चुअली जियान रुद्रांश को तो अन्या के पास ले गया, लेकिन उन्हें सजा के तौर पे वहाँ खड़ा रहने को बोल गया था। रॉक्सी को तो इस बात से कोई आपत्ति नहीं, क्योंकि वो तो एक बॉडीगार्ड था और उसकी ट्रेनिंग इससे भी काफ़ी टाइट हुई थी। लेकिन सारा, वो तो कोई आज तक मिलिट्री स्कूल भी न देखी हो, ट्रेनिंग तो दूर की बात है। उसके तो खड़े खड़े पसीने छूट गए। रॉक्सी उसकी बात सुन बेपरवाही लिए कहता है, सब आपकी करनी है सारा जी। किसने कहा था लिटिल मास्टर को अकेले छोड़ने के लिए। हम दोनों उसी की सज़ा मिली है। सारा थके हुए स्वर में कहती हैं, अरे भाई, ये कौन सी सज़ा है। सजा बैठा कर थोड़े पेट पूजा करवा कर भी तो दे सकते थे ना। अब तो सारा का सारा ब्लड शुगर साल्ट सब सूख गया है इस धूप में। ओ वाहे गुरु, मैनू सारा से बचाओ। इतना बोल सारा के पाँव लड़खड़ाने को साथ उसका सिर भी भारी होने लगा। वो गिरने को हुई, पर रॉक्सी संभाल पाता कि उससे पहले ही एक मजबूत बाएं सारा की कमर पकड़ उसे संभाल लिया। तभी सारा के कानों में रुद्रांश की केयरिंग वाली आवाज़ पड़ती है, सारा तुम ठीक हो। रुद्रांश की आवाज़ सुन सारा धीरे से अपनी आंखें को होले से खोल ऊपर देख कहती है, अरे लिटिल शैतान, मुझे तुम्हारी आवाज़ में जल्लाद की शक्ल दिख रही है। इतना बोल जैसे ही सारा अपनी उंगली उठाकर उसके चेहरे की तरफ बढ़ाती है कि जियान एक झटके में अपना सिर पीछे झटक उसे खुद से दूर झटकता है। जिस एक्शन से अब सारा संभलती है तो सामने जियान को खड़ा देख समझ सी जाती है। जियान इस वक्त सारा की काफ़ी बुरी तरह से गुस्से में घूर रहा था। रुद्रांश, जो कि जियान की गोद में था, वो सारा को देख दोबारा पूछता है, सारा क्या तुम ठीक हो। सारा रुद्रांश की बात सुन अपनी नज़रें झुकाए धीमी आवाज़ में बुदबुदाए कहती हैं, मैं तो पहले ही ठीक थी, अब इस जल्लाद के दर्शन के बाद का पता नहीं। इससे अच्छा तो मैं बेहोश हो जाती, दोबारा ट्राई करूँ क्या। इतना सोचते ही सारा अपने बेहोशी की प्लानिंग करती कि तभी जियान रॉक्सी की गोद में रुद्रांश को देते हुए कड़क लहजे में कहता है, रॉक्सी, तुम लिटिल बॉस को यहाँ से ले जाओ जल्द से जल्द, और ध्यान रहे। इतना बोल जियान रॉक्सी को जाने का इशारा करता है तो वो वहाँ से जल्दी से सिर हिलाए वहाँ से निकल जाता है। सारा ये मौका पाकर वो भी अपना सिर नीचे की खिसकने को होती है कि तभी जियान उसके सामने आ जाता है, जिससे बेचारी सारा का सिर जियान के चाटन जैसे सीने से लग जाता है। ये देख सारा दर्द में हल्का कराहती हुई अपना सिर सहलाती है तो जियान उसे देख कहता है, मिस सारा, क्या कहा था तुमने। सारा जियान के मुंह पहले तो अपना नाम सुन कांप जाती है, फिर आगे की बात सुन वो तपाक से
हड़बड़ाते हुए कहती हैं, नहीं मैंने नहीं कुछ कहा, नहीं कहा मैंने कुछ। जियान उसे अपनी बात को नकारते हुए देख अपने कदम बढ़ाते हुए अपने रोबदार आवाज़ में कहता है, क्या सब था जो तुम मेरे लिए इस्तेमाल किया था? सारा तो अब तक काफ़ी डर जाती है, बेचारी के आसपास तो कोई जाने की जगह ही भी थी नहीं। जियान अचानक ही अपना सिर नीचे करते हुए उसकी आंखों में देखता है तो सारा डर से अपनी आंखें बंद कर लेती हैं। जियान दोबारा अपने उसी डरावने अंदाज में कहता है तो सारा बिल्कुल रोनी सूरत बनाए कहती है, जल्लाद। यह सुन जियान अपनी एक आईब्रो उचकाते हुए कहता है, तो मैं तुम्हें जल्लाद दिखाई देता हूँ। यह सुन सारा अपने बह चुकी आंसू को जैसे अपने नाक को सिकोड़ वापस करने की कोशिश करते हुए जल्दी से नाम में सिर हिला कर कहती हैं, नहीं आप जल्लाद नहीं दिखते हो, आप तो बहुत हैंडसम, स्मार्ट, डोले सोले वाले बिल्कुल हीरो माफिक सोने मुंडे दिखते हो। जियान उसकी बात सुन उसे काफ़ी अजीब एक्सप्रेशन लिए कहता है, क्योंकि ये लड़की उसकी तारीफ भी ऐसे रोते हुए अपनी छोटी सी नाक को सिकोड़ कर रही थी कि बेचारी को खुद तारीफ तो लग ही नहीं रही थी। वो कुछ सोच अपना हाथ जैसे बढ़ाता है कि अचानक उसका फ़ोन बजने लगता है। अपने हाथों में पहली डिजिटल वॉच पे अन्य का कॉल शो होते देख जियान एक नज़र सारा का सहमा हुआ चेहरा देख उस वहाँ से निकल जाता है। वहीं दूसरी तरफ नित्या अपने घर आए अपनी माँ से फ़ोन पे बात कर रही थी। बात कम वो उन पे चिल्ला रही थी। वो गुस्से में कहती है, माँ आप कह दे डैड से मैं वापस इंडिया नहीं आ रही हूँ। मुझे डैड के उस बकवास पॉलिटिक्स का हिस्सा नहीं बनना है। कितना जतन के बाद मैंने वो पाया, अब मैं किसी को भी वो छीनने नहीं दे सकती। मैं वापस इंडिया नहीं आऊँगी, बिल्कुल नहीं आऊँगी। ये सुन नित्या की माँ मालविका जी उससे समझाते हुए कहती है, नित्या बेटा तुम्हारे डैड को इस वक्त तुम्हारी ज़रूरत है। तुम्हें पता है ना वो हॉस्पिटल में हैं, उनकी हालत ठीक नहीं है। ऊपर से तुम्हारे राइवल कंपनी ने तुम्हारे डैड के उस प्रोजेक्ट के साथ काफ़ी सारे प्रोजेक्ट हमारी कंपनी से छीन लिए हैं, जिसकी वजह से हम मुसीबत में हैं। इसीलिए तुम्हें वापस आना होगा तुमने डैड का साथ देने के लिए। आखिर तुम तो हो उनका सहारा। नित्या अपनी माँ से एग्री ना करते हुए कहती है, माँ आपको बताएं ना, अगर मैं वापस लौटी तो आपकी बेटी से भी सब छीना जाएगा और ये मैं किसी भी कीमत पर होने नहीं दे सकती। जानती हूँ मैं स्वार्थी बन रही हूँ, लेकिन मैं क्या करूँ, आप समझ रही है ना। मालविका जी अपनी बेटी की चिंता समझ उससे आश्वासन करते हुए कहती है, नित्या तुम्हें अपने डैड पे भरोसा है ना, उन्होंने सिर्फ तुम्हारी खुशी के लिए कितना कुछ किया, सालों से करते आए हैं। अब तुम्हारी बारी है बेटा और तुम्हें आना होगा वापस, बस मैंने कह दिया। इतना बोल मालविका जी फ़ोन कट कर देती हैं। नित्या अपना फ़ोन फेंकते हुए अपना हाथ मसल कहती हैं, मैं नहीं आऊँगी, मैं कभी इंडिया वापस नहीं आऊँगी, कभी नहीं। उन यादों को दोबारा ताज़ा होने में कभी नहीं दूंगी। मैं वापस नहीं आऊँगी, नहीं आऊँगी। नित्या अपनी ही बात को लाख बार दोहराती हैं, जैसे वो खुद ही बात पे विश्वास करवा रही थी कि इंडिया वापस नहीं जाएगी, कभी नहीं जाएगी।